स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10th की और 10th क्लास का चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है आपको इक्वेशंस को। अगर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देते हैं तो हमारे पास सोल्व करने के 3 मेथड आ जाते हैं। एक तो मिडल टर्म स्प्लिट से आप इसको कर सकते हैं, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आपको सिखाया गया था, और इसके बाद तीसरा जो मेथड था आपके पास वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जिससे भी आपको सूटेबल लगे उससे आप कर सकते हैं। मेन काम मेरा जो है यहाँ पर इस क्वेश्चन में बताने का वो ये है कि इनको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में बना दें, उसके बाद आप इसको कर पाएंगे इजीली। तो जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं अभी हम, तो ये फ्रैक्शन में है तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ गया x को 1 से डिवाइड किया x और x के ऊपर मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर, x को x से डिवाइड किया 1 के ऊपर की तो 1 आ गया, और इज इक्वल टू में चल रहा है भाई 3। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास बन के आ गया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3x, और ये यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व कर लेंगे इजीली। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक बात और बताना चाहूँगा मैं आपको कि ये जो लिखा हुआ ना x इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है बेटा, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 होगी तो 1/0 बन जाएगा क्वेश्चन में, और 1/0 यानी कि इन्फिनिटी एक एक्सट्रीमली लार्ज नंबर विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड, बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। इसी तरीके से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें भी आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि x इज नॉट इक्वल टू -4 and 7, क्योंकि अगर -4 रखा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका -4 + 4 नीचे 0 बनना नहीं चाहिए, और यहाँ पर 7 रख दिया तो इसलिए वहाँ पर भी नॉट डिफाइंड फॉर्म में चला जाएगा। तो ये जो नॉट इक्वल वाली बातें हैं इनका आपको कुछ करना नहीं है, इनको तो एज इट इज हम लेके चलेंगे, इनका कोई रोल ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इसको हटा देते हैं। अब इसका जो काम था वो मैंने आपको बता दिया। तो अब इसमें क्या कर लेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आपके पास आ गया बेटा x + 4 मल्टीप्लाई बाय x - 7। x + 4 से x + 4 कैंसिल, और x - 7 की 1 से की तो x - 7, ये वाला माइनस, और x - 7 कैंसिल, x + 4 की 1 से मल्टीप्लाई तो x + 4 ही आएगा, लेकिन बाहर माइनस है तो ब्रैकेट लगा लो आप पहले। अब लिख लो x + 4 11/30। जो गलती यहाँ पर होती है बच्चे वो यही होती है आपसे कि भाई जो है ना, आप यहाँ पर माइनस जो है उसका ध्यान नहीं करते कि बाहर माइनस है तो दोनों के साइन चेंज हो गए जो भी आए हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप बेटा इसका x - 7 माइनस x - 4, बाद वाले टर्म्स के दोनों के साइन चेंज हो गए, x का भी और 4 का भी, दोनों के साइन चेंज। नीचे इनको मल्टीप्लाई कर लो, तो पहले x को लेके चले दोनों से मल्टीप्लाई, तो x को x से किया x स्क्वायर, x को 7 से किया 7x माइनस 7x, और यहाँ से प्लस का 4x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30। x से x कैंसिल, ऊपर आ गया आपका माइनस का 11, और नीचे हो गया भाई आपके पास x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। देखो भाई, अब जो 11 है ना वो यहाँ भी न्यूमरेटर है पूरा का पूरा, और यहाँ भी पूरे का न्यूमरेटर कौन है 11, तो इस 11 से 11 को कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पर बच गया -1, और -1 से इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -30। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना हमने, तो इसको 1 से किया तो एज इट इज आ गई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 28। अब ये -30 यहाँ पर आके क्या हो जाएगा प्लस का 30, तो क्या बन जाएगा भाई, ये तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, आगे की कैलकुलेशंस करके इसको सिंप्लीफाई करके और आप वैल्यू निकाल लेंगे। अगर फैक्टराइज ना हो पाए तो आपके पास फिर भी 2 मेथड बचते हैं। क्या क्या बचते हैं बेटा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो जिससे आपको ठीक लगे उससे आप कर देना। चलिए अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे वो स्टार्ट करते हैं, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स में हम बहुत जो है ना अच्छे से कर लेते हैं, उनमें बोर नहीं होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। बाकी तो बोरिंग हो जाता है, कैलकुलेशंस वर्क बोरिंग होता है थोड़ा सा, लेकिन जब जैसे वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना तो वो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज, द सम ऑफ, बेटा क्या बोला, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान सेज, सम ऑफ रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल्स का सम, जो रेसिप्रोकल हैं उनका सम करना है, ऑफ रहमान सेज,
रहमान की उम्र का। जो रहमान की उम्र है उनके रेसिप्रोकल करके और सम कर देना है। अब रहमान की उम्र तो है तो एक ही प्रेजेंट की तो, लेकिन ये कुछ और बातें कर रहा है, पास्ट और फ्यूचर की बातें करेगा, तो उन एज का रेसिप्रोकल का सम। फिर से पढ़ते हैं, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, रहमान की जो एज हैं उनका रेसिप्रोकल का सम। कौन सी एज? 3 years अगो, एक तो है बेटा 3 साल पहले की, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, एक 5 साल बाद की। एक तो 3 साल पहले की उम्र और एक 5 साल बाद की उम्र, और उनके रेसिप्रोकल्स का सम इज 1/3। उनके रेसिप्रोकल्स का सम करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। फाइंड हिज प्रेजेंट एज, उसकी प्रेजेंट एज बतानी है। तो बेटा प्रेजेंट एज को हम मान लेते हैं कोई ना कोई, लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान, कि रहमान की जो प्रेजेंट एज है वो हमने मान ली x years, x years मान ली भाई। एक तो उसने बात की थी 3 साल पहले की, बेटा आज अगर रहमान 17 years का है तो 3 साल पहले कितने का हो जाएगा? 17 - 3 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। अगर आज मान लो वो 23 का है तो 3 माइनस करके 20 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 3 साल पहले की जो एज है वो कैसी आएगी? उस प्रेजेंट एज में से 3 माइनस करके। तो देयरफॉर एज ऑफ रहमान, एज ऑफ रहमान बिफोर 3 years, बिफोर 3 years अगो, या सीधा लिख लो एज ऑफ रहमान 3 years अगो, 3 years अगो। आज से 3 साल पहले जो उसकी एज थी वो कितनी हो जाएगी बेटा? x माइनस का 3, x माइनस 3 ईयर्स। यूनिट आप लिखते रहेंगे जरूर। 2 एज की बात हुई थी, एक तो 3 साल पहले की एज थी और दूसरी जो एज थी वो कौन सी थी? 5 years फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद की। आल्सो एज ऑफ रहमान आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी भाई? आज अगर x सालों का है, मान के चलिए कि आज अगर 20 साल का है तो 5 साल बाद 25 का हो जाएगा। आज अगर 30 का तो 35 का, 25 का तो 30 का। इन द सेंस कि जो 5 साल बाद वाली एज है वो आज की एज में 5 ऐड कर देंगे तभी आएगी। तो आज की एज x है तो उसमें 5 ऐड कर दिया तो न्यू एज आ गई रहमान की, ये होगी भाई। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही बात उसने कही है। क्या कही थी? कि बेटा जो रहमान की जो एज आई ना, एक 3 साल पहले की, एक 5 साल बाद की, 3 साल पहले की और 5 साल बाद की जो एज आई है, इनका आपको करना है सम। तो इनका सम कर देते हैं भाई, सम करेंगे। और सम सीधा नहीं, रेसिप्रोकल्स का सम। मैं रिपीट करूं एक बार स्टेटमेंट को देख के, द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान एज, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, जो रेसिप्रोकल्स है ना उनका सम। ये जो एज है 2, इन एज के रेसिप्रोकल का सम। तो बेटा इनका पहले तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा हमें, और दूसरे का रेसिप्रोकल आ गया। रेसिप्रोकल का मीनिंग क्या होता है? 1/, करना, पलट देना उसको। और इन रेसिप्रोकल्स का जो सम है वो बेटा हमारा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1/3। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो सम है कितना है? 1/3। आगे आप एलसीएम ले लेंगे, जैसे इसका पहले वाला पार्ट किया था मैंने, थर्ड का सेकंड पार्ट, उसी तरीके से आप इसको आगे सोल्व कर लेंगे। एक्स की 2 वैल्यू आ जाएंगी, उनमें से नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना और पॉजिटिव जो आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट के अंदर द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट हुआ बेटा, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। एक क्लास टेस्ट के अंदर शेफाली के जो मार्क्स है ना उनका सम, कौन से सब्जेक्ट में? मैथ्स एंड इंग्लिश। इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। मैथमेटिक्स और इंग्लिश के मार्क्स का सम कितना है बेटा? 30। मैथ और इंग्लिश में जो नंबर आए ना उनको अगर हम जोड़ दें तो कितना आ गया? 30। एक टेस्ट मैथ का ले लिया, एक साइंस का, इसका इंग्लिश का ले लिया, और दोनों को ऐड कर दिया उनके मार्क्स को, तो उसके मार्क्स मिले में टोटल 30। तो हैड सी गोट 2 marks more in mathematics, had she got 2 marks more in mathematics, had she got,
अगर उसको मिलते 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, 2 नंबर ज्यादा मिल जाते मैथमेटिक्स में। बेटा जितने नंबर उसको पहले मिले थे, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 नंबर ज्यादा मिल जाते एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, मैथ में जितने मिले थे उससे 2 नंबर ज्यादा मिलते, और इंग्लिश में जितने मिले थे उससे 3 नंबर कम मिलते, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210, तो उसके प्रोडक्ट जो होते ना मार्क्स की वो हो जाती 210। फाइंड आउट मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट में उसके नंबर बताने हैं आपको। तो बेटा पहला काम तो हम ये देख रहे हैं कि उनके मार्क्स का जो सम था, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स का सम जो था वो 30 था, तो दोनों सब्जेक्ट के नंबर को जोड़ देते हैं तो 30 आ जाता है। अब उनमें से अगर मान लीजिए मैथ में उसके 10 नंबर आए, दोनों का सम 30 है, अगर मैथ में उसके 10 आ गए तो इसका जो है इंग्लिश में कितने आ जाएंगे, 30 माइनस 10 कर देंगे। अगर मैथमेटिक्स के अंदर उसके जो मार्क्स हैं वो 12 आए हैं तो इंग्लिश में कितना आ जाएगा, माइनस कर देंगे, 18 आ जाएंगे। तो इन द सेंस कि अगर एक के मार्क्स हम मान लें तो दूसरे के मार्क्स आ रहे हैं 30, यानी कि जो टोटल दे रखा उसमें से लेस करके। तो लेट कर देते हैं बेटा, लेट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथमेटिक्स, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स, कि मैथ्स में जो मार्क्स हैं वो हमने मान लिए उसके x, मैथ्स में मार्क्स कितने मान लिए बेटा उसके x। देयरफॉर अब इंग्लिश के मार्क्स जो है ना वो मानने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही आ रहे हैं। देयरफॉर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश के मार्क्स उसके कैसे आ रहे थे बेटा, मैथ और इंग्लिश के जो नंबर हैं उनका जोड़ था 30, अगर मैथ में 10 आए तो इंग्लिश में आए थे 20। कैसे आए थे, 30 में से उस मैथ के मार्क्स को माइनस करके, तो 30 में से x माइनस होगा। कई बच्चे गलती कर देते हैं x माइनस का 30, गलत है बेटा, मैथ में से 30 थोड़ी ना घटेंगे, टोटल था 30, तो 30 में से मैथ के मार्क्स घट जाएंगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बात थी बेटा कि मैथ्स में उसके 2 नंबर ज्यादा आए होते, अब जितने आए हैं उससे 2 नंबर ज्यादा आए होते, मान लीजिए 10 आए थे तो 12 आए होते, तो x आए हैं तो 2 ज्यादा मतलब 2 प्लस, ये मैथमेटिक्स के मार्क्स हो जाते हैं। इंग्लिश में उसके 3 नंबर कम आते, ये लिखा था ना क्वेश्चन में, हैड शी गॉट 2 मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, अगर 3 नंबर इंग्लिश में कम आते तो 30 माइनस x था, इससे 3 कम आ जाते तो इनकी जो प्रोडक्ट है वो हो जाती 210। क्या यही बोला गया था क्वेश्चन में कि मैथमेटिक्स के जो मार्क्स है उसमें 2 ज्यादा हो जाते, इंग्लिश के जो मार्क्स है उससे 3 लेस कर देते, तो मल्टीप्लाई बन जाती 210। आगे सिंप्लीफाई करना आपको आता है, x प्लस 2 इसको लिख लेंगे आप 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210। बेटा इसको आगे सिंप्लीफाई आप खुद करेंगे, यहाँ तक का मैंने आपको बता दिया। तो चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज ना इक्वेशंस बनाने सिखाऊंगा खाली मैं आपको, सोल्व करना आप जानते हैं, आप खुद ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है बेटा, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड, डायगोनल किसका, रेक्टेंगुलर फील्ड का। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है भाई, रेक्टेंगल की शेप में एक फील्ड है और उसका जो डायगोनल है, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, वो छोटी वाली साइड से 60 मीटर ज्यादा है। जो डायगोनल है वो छोटे वाली साइड से कितना ज्यादा है, जितनी छोटे वाली साइड है ये उससे 60 ज्यादा है। तो छोटे वाली साइड को हम x मान लेते हैं, तो डायगोनल हो जाएगा इसका 60 ज्यादा, यानी कि x प्लस 60। तो छोटे वाली साइड को हमने x मान लिया, तो इसका डायगोनल बन गया बेटा x प्लस 60। क्यों बन गया, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। उसने खुद बताया कि जो डायगोनल है छोटी वाली साइड से 60 ज्यादा है। If the longer side is 30 meters more than the shorter side, if the longer side, अगर जो लंबे वाली साइड है, लंबे वाली साइड यानी कि ये वाली हो जाएगी भाई, is 30 meters more than the shorter side, वो 30 मीटर ज्यादा है छोटे वाली से। छोटे वाली x थी तो ये 30 मीटर ज्यादा है, तो ये बन गया बेटा आपका x प्लस 30, ज्यादा के लिए प्लस कर देंगे। तो फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड निकालनी है आपको इस फील्ड की, तो इसकी फील्ड की साइड जो है x और x प्लस 30 है। अगर x मिल जाए तो साइड्स आ जाएं। पहले आपने लेट किया है यहाँ पर ब्रेड्थ को x, या शॉर्टर साइड लिख लेना, ब्रेड्थ आपकी मर्जी, लेट शॉर्टर साइड ऑफ फील्ड बी x। अब यूनिट्स की बात करें
तो उसने यूनिट को दे रखी हो तो वही यूज कर लेना। मीटर्स में बात चल रही थी तो इसको हमने बेटा मीटर्स में मान लिया। देयरफॉर लॉन्गर साइड कितनी होगी थी बेटा, लॉन्गर साइड जो थी फील्ड की वो कितनी होगी थी, लॉन्गर साइड होगी थी बेटा x + 30 और डायगोनल कितना हो गया था, आल्सो डायगोनल ऑफ फील्ड विल बी x + 60 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी नहीं, यहां पर बेटा हम देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बनी हुई है, इक्वेशन बनानी है ना हमें, उसको आगे सोल्व करेंगे। तो इक्वेशन के लिए क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर बनी हुई एक राइट एंगल ट्रायंगल और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर लग सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस लगा देते हैं बेटा यूजिंग पीजीटी, यूजिंग पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा, पाइथागोरस में क्या होता है, h का स्क्वायर = p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब h का काम कौन कर रहा है, राइट एंगल के सामने जो होता है वो हाइपोटेन्यूज। तो x + 60 का होल स्क्वायर = परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है, x, तो x का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस कौन है, x + 30, तो x + 30 का होल स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर को खोल देंगे, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ से a + b का होल स्क्वायर और कैलकुलेशंस करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, इसको आप कर लेंगे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 7th क्वेश्चन को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। बेटा दो नंबर जो हैं उनके स्क्वायर्स का डिफरेंस 180 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हैं उनके स्क्वायरों का डिफरेंस है वो कितना है, 180। बेटा दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180। अगर एक को मान ले 10, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180। एक को 10 मानने से दूसरा में इजीली फाइंड आउट नहीं हुआ, इजीली हमें नहीं मिल पाया। तो क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर का क्या है बेटा, 8 गुना। कि छोटे नंबर का स्क्वायर कर दे और बड़े नंबर का 8 गुना, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। क्वेश्चन को शुरू से पढ़ना चाहूंगा मैं एक बार कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180। एंड द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। जो छोटे नंबर का स्क्वायर है वो बड़े नंबर का 8 गुना है। तो यहाँ पर कोई सी भी कंडीशन को लेके चले, एक नंबर को मानने से दूसरे नंबर के बारे में हमें पता नहीं चल रहा, तो इसलिए हमें दोनों ही नंबर्स को मान के चलना पड़ेगा। तो दोनों नंबर को मान लेते हैं, एक को x और दूसरे को y। और छोटे और बड़े होंगे वो नंबर, तो लेट ग्रेटर नंबर विल बी x, या लार्जर लिख लेना, लेट लार्जर नंबर बी x। बड़े वाले नंबर को x मानना एंड स्मॉलर नंबर बी y। छोटे वाले को y मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना दो कंडीशन है क्वेश्चन में बेटा, जैसे 3rd चैप्टर के अंदर होती थी। तो एक कंडीशन तो क्या कहती है यहाँ पर, एक कंडीशन तो कहती थी कि जो स्क्वायर का डिफरेंस है ना, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर के स्क्वायर्स का जब हम डिफरेंस करते हैं, यानी कि बड़े वाले नंबर का स्क्वायर कर लिया, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर कर लिया और फिर उनका डिफरेंस किया, तो वो आ गया बेटा यहाँ से 180। दोनों नंबर के स्क्वायर का क्या किया हमने, डिफरेंस। दोनों नंबर का स्क्वायर किया फिर उनको माइनस किया, तो वहां से आ गया बेटा 180। और दूसरी बात क्या कही, दूसरी बात कही कि छोटे वाले नंबर का स्क्वायर, छोटा नंबर कौन सा था, y, तो छोटे नंबर का स्क्वायर और बड़े नंबर का 8 गुना, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। बड़े नंबर का क्या है बेटा, 8 गुना। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा यहाँ से 8x।
समझ आया होगा यहाँ तक आपको। फर्स्ट कंडीशन से फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी, और जो सेकंड कंडीशन से बन के है सेकंड इक्वेशन, अगर क्वाड्रेटिक यहाँ से हासिल करनी है तो सब्स्टिट्यूट कर दो इस वैल्यू को, यानी वाई स्क्वायर की वैल्यू को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। लिख लेंगे इस बात को आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, वी गेट, यहाँ पर लिख लेना वी गेट, हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अब वाई स्क्वायर की तो वैल्यू पुट होगी ना, वाई स्क्वायर की वैल्यू 8x, और ये 180 माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करना, और वहां से आपका क्वेश्चन आगे पूरा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉयज तो बिल्कुल काम नहीं कर रहे शायद, और गर्ल्स कर रहे हैं। बेटा चलो गर्ल्स तो करो, बॉयज को भी देखते हैं एक बार, उनका भी इलाज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर पे आ जाते हैं अब हम 8 पर। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है 360 किलोमीटर चलती है एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, एक जैसी स्पीड से। एक ट्रेन भाई 360 किलोमीटर एक जैसी स्पीड से चल रही है, ना तो उसने 360 किलोमीटर तक अपनी स्पीड बढ़ाई ना उसने घटाई। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा होती, जितनी है उससे 5 किलोमीटर ज्यादा होती, मान के चलो ट्रेन जा रही थी 70 की स्पीड से तो 75 होती, अगर 60 जा रही थी 65 होती, 100 जा रही थी 105 होती, तो जितनी थी उससे अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा कर देते, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। बेटा स्पीड ज्यादा कर दी, स्पीड ज्यादा करने से क्या होगा, टाइम कम लगेगा, तो इसने बताया कि देन इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसी जर्नी को कंप्लीट करने में उसको 1 घंटा कम लगता। बेटा ट्रेन गई 360 किलोमीटर तक एक जैसी स्पीड से, अगर उसकी स्पीड को जितनी से गई थी उससे अगर 5 बढ़ा दे उसकी स्पीड को, तो टाइम 1 घंटा कम लग जाएगा। और इस कंडीशन में आपको बतानी है स्पीड ऑफ द ट्रेन, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो मान के चल पड़ते हैं, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, जो ट्रेन की स्पीड है वो मान के चल पड़ते हैं x किलोमीटर पर आवर। अब स्पीड बढ़ गई थी, देयरफॉर स्पीड आफ्टर इंक्रीजिंग, जो इंक्रीज होने के बाद स्पीड बन के आई वो कितनी हो जाएगी बेटा, पहले x थी तो 5 बढ़ा दी तो 5 प्लस हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही लिख लेते हैं। क्वेश्चन में बेटा उसने क्या बताया था कि 360 किलोमीटर गए हैं, एक बार गए हम किसकी स्पीड से, x की स्पीड से, एक बार गए हम x प्लस 5 की स्पीड से। 2 स्पीड थी हमारे पास, एक बार x की एक बार x प्लस 5 की। जब हमने स्पीड को बढ़ाया तो टाइम हमारा कम लगा, और टाइम कम लगा 1 घंटा। तो दोनों ही केसेस में टाइम की बात हो रही है, तो हम टाइम निकाल ले, और टाइम का सिंपल सा फॉर्मूला है, टाइम क्या होता है बेटा, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ से टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, और डिस्टेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना है, डिस्टेंस जो है वो क्वेश्चन में दे रखा था बेटा 360 किलोमीटर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बेटा 2 टाइम की बात हुई, एक टाइम कौन सा, जब वो गई x की स्पीड से, टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय स्पीड, तो 360 किलोमीटर स्पीड हो गई x की, दूसरी बार 360 बाय x प्लस 5, 2 टाइम आ गए हमारे पास, एक टाइम x स्पीड वाला, एक टाइम उसकी स्पीड बढ़ने वाला। तो अब ये बताओ जब स्पीड बढ़ गई थी तो टाइम कम लगा था उसको, यानी कि ये वाला जो टाइम है ये क्या है बेटा, कम है। कितना कम है, क्वेश्चन में बताया हुआ कि 1 आवर लेस, तो ये 1 घंटा कम है। अगर इसमें 1 हम जोड़ दें, अगर इसमें 1 जोड़ दिया तो दोनों टाइम क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे। और अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन आपका होता चला जाएगा। फिर भी दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, इक्वेशंस बनाना है, फटाफट से काम कर लेंगे, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सोल्व भी करनी है, तो भले ही 2 दिन ले लो, लेकिन इसको काम को साथ साथ पूरा करेंगे। फिर अगले लेक्चर में बढ़ने से पहले इसको पूरा करके चलना। अच्छा, इसके बाद ना 9th 10th 11th, पहले मैं एक बार 10th कराऊंगा क्योंकि 10th क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है।
उसमें भी यही बात कही है कि एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है 1 घंटा कम लेती है देन ए पैसेंजर ट्रेन, एक पैसेंजर ट्रेन से, टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर से 1 घंटा कम लेती है। 132 किलोमीटर जाना है, एक्सप्रेस क्या करती है, जल्दी चलती है, स्पीड ज़्यादा होती है उसकी, तो वो क्या करेगी बेटा, 1 घंटा कम लेगी पैसेंजर से। विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, जो बीच बीच में स्टेशन आते रहेंगे उन पर रुकने का टाइम हमें कंसिडर नहीं करना, उस पर ध्यान नहीं देना। यानी कि पैसेंजर ज़्यादा पर रुकती है, एक्सप्रेस कम पर रुकती है, लेकिन उन बातों को दरकिनार करते हुए उन बातों को छोड़ देंगे हम, और उसके बाद हमें बात करनी है। तो उसके बाद क्या बात थी, पहली बात यह थी कि 1 घंटा कम लगा पैसेंजर से एक्सप्रेस को क्या लगा, 1 घंटा कम लगा, एक्सप्रेस को तो 1 घंटा कम लग गया भाई। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर एक्सप्रेस की जो एवरेज स्पीड है इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस की जो ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है बेटा, ज़्यादा है। भाई एक बार मैं क्वेश्चन को दोबारा पढ़ना चाहूँगा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन खराब थी, तबीयत में थोड़ी सी दिक्कत है, तो कोई नहीं, एक बार दोबारा पढ़ देते हैं। स्टेटमेंट आपकी इजी सी है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। मैसूर और बेंगलोर के बीच में 132 किलोमीटर जाने के लिए एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है बेटा, किससे, पैसेंजर से। और दूसरी बात थी, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड क्या है बेटा, इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर, 11 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, ज़्यादा है देन दैट ऑफ पैसेंजर से एक्सप्रेस की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ 2 ट्रेन्स, दोनों की एवरेज स्पीड आपको बतानी है। तो एक की स्पीड हम मान लेते हैं, जिसकी कम है उसकी मान लो स्पीड तो पैसेंजर की कम होती है, पैसेंजर ट्रेन जो होती है उसकी स्पीड कम होती है ना, तो लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पूरा लिख लेना आप, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने कितनी मान ली बेटा, x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, बेटा एक बात देखो, क्वेश्चन में कहा गया था कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, तो पैसेंजर की जितनी है उससे 11 ज़्यादा है ना, 11 ज़्यादा है, ज़्यादा के लिए प्लस हो जाएगा 11 इसमें, और डिस्टेंस जो था वो था 132, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 132 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पिछला जो क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है, तो इसमें अब की बार फिर से टाइम क्या रखा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। एक टाइम निकाल लेते हैं, वो वाला जो एक्सप्रेस से लगा ये वाला, पैसेंजर से लगा ये, दोनों ही निकालने हैं, पहले पैसेंजर का निकालते हैं। तो टाइम होता है बेटा डिस्टेंस बाय स्पीड, और स्पीड पैसेंजर की कितनी थी, x, 132 बाय में कितना, स्पीड कितनी थी पैसेंजर एक्सप्रेस की, x बाय x प्लस 11। ये तो टाइम किसका आ गया बेटा, पैसेंजर ट्रेन का, ये टाइम आ गया आपका एक्सप्रेस ट्रेन का। अब क्या बताया था कि 1 घंटा कम लगता है एक्सप्रेस को, जो स्पीड ज़्यादा है ना एक्सप्रेस की, तो स्पीड ज़्यादा है तो ये वाला टाइम क्या है बेटा, कम है। तो इसमें अगर 1 जोड़ दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। आगे कैसे करना है वो तो आप कर सकते हैं वैसे, लेकिन एक स्टेप मैं बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पर तो एज इट इज़, लेफ्ट में तो राइट में इनका एलसीएम लिया तो x प्लस 11, और ऊपर आ जाएगा आपका 132 प्लस, अब ऊपर आ जाएगा x प्लस 11। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना आप अच्छे से जानते हैं, आप इसको कर लेंगे। चलिए 2 क्वेश्चन और रहते हैं, थोड़ा सा हिम्मत करके इनको भी कर ही लेते हैं एक बार। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर जो है ना हमारा 9 था बीच में, 9th क्वेश्चन को एक बार देखेंगे हम। 9th क्वेश्चन है बेटा, 2 वाटर टेप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 वोल 3/8 आवर्स। 2 पानी के टेप हैं और दोनों मिलकर किसी टैंक को भर देते हैं बेटा 9 वोल 3/8 आवर्स के अंदर।
दो पानी के टेप हैं और वो जो टैप है वो दोनों मिलकर काम करते हैं, तो 9 सही 3/8 घंटे में मिलकर वो भर देते हैं उस टैंक को। लगभग आप कह सकते हैं 9.5 घंटे, 9.5 या फिर 10 घंटे मान लो। दो पानी के टेप क्या कर रहे हैं बेटा, मिलकर काम कर रहे हैं और वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, टैंक को भर देते हैं। कितनी देर में, लगभग 9.5 घंटे में, या आप कह लो मोटा तौर पर कि 10 घंटे में। द टेप ऑफ द लार्जर डायमीटर, वो वाला टेप जिसका डायमीटर क्या है बेटा, ज्यादा है, टेक्स 10 आवर्स लेस, 10 घंटे कम लेता है। जो टेप बड़ा है वो क्या करता है बेटा, 10 घंटे कम लेता है। बड़ा टेप है तो उसमें पानी ज्यादा आएगा तो वो जल्दी भर देगा उस टैंक को। तो इसने यही बताया, टेप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग भरते हैं ना दोनों, तो अगर अलग अलग भरते हैं तो बड़े वाला टेप 10 घंटे कम लेगा छोटे वाले से। ठीक है भाई। फाइंड द टाइम इन विच ईच टेप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। टाइम बताइए जिसमें कि वो अलग अलग भरें तो कितनी देर में वो भर सकते हैं। बेटा कंडीशन क्या है क्वेश्चन में, कंडीशन ये है कि कोई टैंक मान लो कैसा भी, और उस टैंक के अंदर क्या लगा दिए, 2 पाइप लगा दिए भाई। एक बड़े डायमीटर का पाइप लगा दिया, एक छोटे डायमीटर का पाइप लगा दिया पतला सा, और ये दोनों मिलकर इस टैंक को भर देते हैं 9 वोल 3/8 आवर्स के अंदर। इतना टाइम ले रहे हैं। इसको सोल्व करोगे तो 8 9 72 प्लस 3 किया तो 75/8 आवर्स के अंदर ये कंप्लीटली टैंक जो है ये फिल हो जाता है। एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि जो बड़े वाला टेप है ना, जो बड़ा टेप था, अगर वो अकेला भरे और अकेला ही भरे बेटा उसी टैंक को छोटे वाला टेप, छोटे वाला है तो उसमें पानी जो है ना कम आ रहा था, नैरो था वो थोड़ा सा उससे, इसका डायमीटर ज़्यादा है आप देख सकते हैं। तो बेटा इस अगर ये अलग अलग भरते हैं, मिलके भरेंगे तो कितनी देर में, 75/8 आवर्स में। अगर अलग अलग भरते हैं तो कितना टाइम लगेगा वो आपको बताना है, लेकिन उनका डिफरेंस हमें पता है कि ये वाला जो है ना ये क्या करता है बेटा, 10 घंटे कम लेता है। अगर मान के चलो कि इस छोटे वाले टेप ने इस टैंक को भर दिया 40 घंटे में, तो ये कितने लेगा उससे 10 कम यानी कि 30। अगर इसने भर दिया इसको 50 में तो ये कितने लेगा 40। समझ रहे हैं बात को, जितना टाइम छोटे वाले ने लिया बड़े वाला उससे 10 घंटे कम ले रहा है। तो या तो आप छोटे वाले का टाइम मान लो या बड़े वाले का। एक का टाइम मानने से दूसरे का टाइम हमें पता चल रहा है ना, मैं तो एक का टाइम मान रहा हूँ, दूसरे का अपने आप आ रहा है। तो चलो छोटे वाले का मान लेते हैं टेप का टाइम हम x। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टेप इज इक्वल टू x आवर्स। 10 20 30 ना मानते हुए कितना मान लिया बेटा, x आवर्स, कि x घंटों में छोटे वाला टेप जो है वो उसको टैंक को भर देता है। देयरफॉर इसलिए बड़े वाले को कितना टाइम लगेगा, लार्जर टेप को लगेगा बेटा 10 घंटे कम, 10 घंटे कम यानी कि x माइनस 10 आवर्स। यहां तक की बात क्लियर। अब बेटा अब जो क्वेश्चन में और बात थी वो क्या थी, स्टार्टिंग वाली, कि दोनों मिलके काम कर रहे थे, दोनों का काम ऐड हो रहा था, तब जाके 75/8 आवर्स में हो रहा था काम। अब आप ये सोच रहे होगे सर इनको डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। बेटा डायरेक्ट ऐड करने से काम चलेगा क्या? आप एक बात सोच के देखो कि अगर कोई एक टेप मान लो 40 घंटे ले रहा था, इसी कंडीशन को ले लेते हैं कि छोटे वाला टेप जो है 40 घंटे ले रहा था। छोटे वाले टेप ने कितना टाइम लिया, अकेला जब वो भर रहा है तो 40 घंटे भर दिया। बड़े वाले ने बेटा 10 घंटे कम लेते हुए 30 घंटे में भर दिया। अगर दोनों मिलके करेंगे काम तो क्या उनको 70 घंटे लग जाएंगे? छोटे वाला टेप अकेला ले रहा है 40 घंटे, बड़े वाला टेप अकेला भरता ना, उसमें छोटा टेप लगाया नहीं। अगर अकेला बड़े वाला लगता तो कितने घंटे लगते, 30 घंटे। अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं, दोनों मिलके काम जब करेंगे, दोनों को इकट्ठा लगा दिया तो टैंक जल्दी नहीं भर जाएगा।
लेकिन यहाँ अगर आप सोचो कि सर इनको ऐड कर दे डायरेक्ट, तो 40 + 30 तो 70 हो जाएगा, 70 घंटे थोड़ी ना लगेंगे। यानी कि अकेला भरे तो वही 40 घंटे में भर देता है, वो अकेला 30 घंटे में, दोनों मिलके भरेंगे तो क्या होगा, 70 घंटे लग जाएंगे। पॉसिबल ही नहीं ये बात तो। और इस बात का इलाज क्या है बेटा, इस बात का इलाज ये है कि आप यूनिटरी मेथड लगाओ, यहाँ पर 1-1 घंटे का काम निकालो। 1 घंटे का काम निकालो आप बड़े वाले टेप का, 1 घंटे का काम निकालो आप छोटे वाले टेप का, कि अगर 1 घंटे का काम इस बड़े वाले ने कितना किया, 1 घंटे में छोटे वाले ने काम कितना किया। अगर मान के चलो ये 30 घंटे में भर रहा था, तो 1 घंटे में इसका 30वां हिस्सा नहीं भर देगा। ये 40 घंटे में भर रहा था, तो 1 घंटे में इस टैंक का जितना भी था उसका 40वां हिस्सा भर देगा। मान लो 40 लीटर का है और 40 घंटे में भर रहा, तो 1 घंटे में उसका 40वां हिस्सा यानी कि 1 लीटर भरेगा। तो दोनों का 1-1 घंटे का काम निकाल लिया। तो 1 घंटे का काम निकाला छोटे वाले का, तो बेटा 1/x आ गया। 40 घंटे में भर रहा था तो 1/40, अगर x में भर रहा है तो 1/x। ऐसे ही बड़े वाले का टाइम निकालेंगे, तो बड़े वाले को टाइम कितना लग रहा है भाई, बड़े वाले को जो है टाइम लग रहा है बेटा यहाँ पर x - 10 आवर्स। तो 1 घंटे में कितना काम कर देगा, 1/x - 10। अब इन दोनों को जोड़ दे तो हमारे पास आ जाता है बेटा टोटल जो काम कर दिया उन्होंने 1 घंटे में। अब टोटल काम को कर रहे थे वो 75/8 आवर्स में, ये था ना 9 वोल्ट 3/8 आवर्स, तो इसको सोल्व करके बनाता 75/8 आवर्स। ये टोटल काम है उनका सारा, जितना भी टोटल टाइम लग गया इतना लग गया। तो 1 घंटे में कितना काम करेंगे, इसका 1/75/8। तो 1 घंटे का दोनों जो टेप थे उनका जोड़ दिया हमने, तो ये टोटल काम आ गया 1 घंटे का दोनों का। और 75/8 घंटे, यानी कि आप मान के चलो एक बार इसको भूल के आप 10 घंटे मान लो कि 10 घंटे में भर रहे थे, तो 1 घंटे में कितना भर देंगे उसका 1/10। तो इसी तरीके से 75/8 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 1/75/8, इसके इक्वल आ जाएगा।